नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत, 90% स्ट्राइक के साथ भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रचंड जीत के साथ बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। जंगल राज के पुराने फॉर्मूले को बिहार ने फिर नकारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में तुष्टीकरण वाले माई फॉर्मूला को बताया एक नया सकारात्मक महिला और यूथ फॉर्मूला। कहा, उनकी इच्छा, आकांक्षा और सपनों ने जंगल राज वाले पुराने और सामुदायिक MY फॉर्मूले को किया ध्वस्त। कांग्रेस के अंदर पनप रही निराशा और नाराजगी पर साधा निशाना। कहा, हो सकता है कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन। बिहार में बम्पर जीत पर दिल्ली से पटना तक जश्न का माहौल। ऐतिहासिक जीत पर एनडीए नेताओं ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जनहितैषी नीतियों की विजय, महाविजय बताया। बिहार की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उज्जवल भविष्य की जीत। 7 राज्यों की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। भाजपा और कांग्रेस ने जीती 2-2 सीटें। जेएमएम, पीडीपी, मिजो नेशनल फ्रंट और आप ने जीती 1-1 सीट। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया शुभारंभ। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन भारत ने कसा शिकंजा। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमटी। बुमराह ने लिए 5 विकेट। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 1 विकेट पर 37 रन। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसका जश्न मनाने प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने बिहार की शान के प्रतीक गमछे को लहराकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने इस प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने के अपने प्रण को भी एक बार फिर से दोहराया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रचंड जनादेश जिसने एनडीए को दिया बिहार की जनता को नए संकल्प के साथ सेवा करने का मौका। इसमें बड़ी भूमिका उस 14 के अंक की भी रही, जो मात्र आज की तारीख नहीं बल्कि इतिहास बन गई है। और इसका आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर भी ठहरता है, जिन्होंने 14 रैलियों और एक रोड शो के जरिए बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित किया। उन्होंने इसके लिए बिहार की जनता के प्रति आभार जताया और विकसित राज्य के प्रण को दोहराया। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा
ये मेरा प्रण है। बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ तो की ही, वहीं इस संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीग माओवादी बनने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुए मतदाता शुद्धिकरण का समर्थन करते हुए देश के लोगों से अन्य राज्यों में हो रही इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि अब लोगों के साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न दिल्ली से लेकर पटना बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार के सियासी संग्राम में महाविजय के जश्न के ये नजारे पूरे बिहार से लेकर देश के कई इलाकों में दिखाई दिए। प्रचंड बहुमत से सरकार के लिए मिले जनता के जनादेश का जश्न एनडीए ने खूब मनाया, और मनाए भी क्यों ना, आखिर जंगल राज की आहट से मुक्ति जो मिल गई। दिवाली की आतिशबाजी से लेकर होली के रंग, सब कुछ इस खुशी में दिखाई दिए। एनडीए के कई नेताओं ने महाजीत पर खुशी जाहिर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में किए जा रहे विकास, इन दो मुद्दों पर ही चुनाव हुआ और इस बार जात पात का बैरियर टूट गया और सभी लोगों ने जो है एनडीए को वोट दिया। ये जो बिहार की जनता है, ये विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है। हमारे नेता के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, जो 20 वर्षों का काम है, उस काम के आधार पर हमारे नेता के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ पूरे बिहार से हो गया है और बिहार की जनता ने मैसेज दे दी है कि जंगल राज वालों की अब खैर नहीं, बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के, और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। जिस तरह का रिस्पांस था तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था। अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है।
केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने बिहार में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। एनडीए के हर घटक दल को, हर समर्थक को, हर कार्यकर्ता को देश भर में एक स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया है, मतदाताओं ने दिया है। बिहार में चुनाव प्रचार में गए कई एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एनडीए की जीत से खुश नजर आए। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एनडीए का पूरी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमें बिहार में मिली है। बिहार में एनडीए की महाजीत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोग विकास और सुशासन को ही महत्व दे रहे हैं, वहीं जात पात और धर्म को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या बड़े फैक्टर रहे। बिहार में एक बार फिर एनडीए की बहार, मोदी नीतीश का जादू बरकरार, जंगल राज पर चला सुशासन का वार। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत से ये साफ है कि एक बार फिर लोगों ने जंगल राज को नकार कर शिक्षा, जन कल्याण और महिला सशक्तिकरण को तरजीह दी है। बिहार की राजनीति में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, स्थिर नेतृत्व और बढ़ते जन समर्थन का आधार है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वे फैक्टर हैं जिन्होंने एनडीए को पहले से भी ज्यादा मजबूत जनाधार के साथ सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया है। हर चुनावों की तरह बिहार के चुनाव में एनडीए के जीत में सबसे बड़ा फैक्टर पीएम मोदी का विकास मॉडल ही रहा है, जिसमें जनता ने अपना विश्वास जताया। पीएम के धुआंधार प्रचार ने एनडीए के प्रति लोगों के विश्वास को और प्रबल करने का काम किया। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को 2004 से 14 के 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया। डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते बिहार की अर्थव्यवस्था 3.5 गुनी बढ़ी। सड़क, रेल, पुल, मेट्रो की परियोजनाओं में जनता को विकास दिखाई दिया। केंद्र की तरफ से सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गईं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। 2025 में ही 1870 करोड़ की लागत से आंटा सिमरिया पुल, 1900 करोड़ रुपए की लागत से बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, पटना मेट्रो, दरभंगा एयरपोर्ट जैसे कई सौगातों ने विकास को नई गति देने का काम किया। एनडीए सरकार की 10 से ज्यादा योजनाएं ऐसी रहीं जिनके केंद्र में महिला सशक्तिकरण रहा। इनमें 10,000 रोजगार किस्त, 5 लाख तक उद्यमी लोन, पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया जाना, पिंक बस, कन्या उत्थान जैसी कई योजनाओं ने बड़े फैक्टर की तरह काम किया और इस बार के चुनाव में मातृशक्ति ने दावों और वादों को पूरा करने वाली सरकार को बढ़ चढ़कर वोट देकर निर्णायक फैसला देने में मदद की। पीएम मोदी के नेतृत्व में जंगल राज के खिलाफ हल्ला बोल ने एनडीए के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया और जंगल राज की याद ने पूरा चुनावी माहौल मोड़ने का काम किया। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरियां, लखपति दीदी, मुफ्त शिक्षा, एमएसपी गारंटी, 125 यूनिट फ्री बिजली, 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, युवा, किसान, गरीब हर वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने की नीति ने बिहार के लोगों के बीच एनडीए की पैठ को बढ़ाने का काम किया।
इसके साथ ही धुआंधार स्टार प्रचार और सांगठनिक एकता ने ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीए के आधार को मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के पिछड़ने के पीछे आंतरिक कलह, अस्पष्ट और अस्थिर नेतृत्व जैसे बड़े कारण बने। टिकट बंटवारे पर राजद कांग्रेस विवाद कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट से वोट बटे। गठबंधन में एकजुटता की कमी से एनडीए को सीधा फायदा मिला। राहुल गांधी का कम प्रचार और गलत मुद्दे। राहुल ने वोट चोरी और एसआईआर पर फोकस किया। जनता के नजर में ये मुद्दे खोखले साबित हुए। महागठबंधन एनडीए के मुद्दों का सही से जवाब देने में असफल रही। महागठबंधन की रैलियां कम प्रभावी रहीं। मोदी नीतीश का प्रचार इन रैलियों पर भारी पड़ा। मजबूत निर्णय नीति और प्रचार के जरिए बिहार के महारण में एनडीए की जीत ने देश की जनता का मूड बताने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच साबित हुई है। बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि विकास, स्थिरता और सुशासन ही उनकी पहली पसंद है। बिहार के राजनीतिक अखाड़े में आज वही तस्वीर उभरी जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनता सब समझती है और सही फैसला करेगी। आज के नतीजों ने यही बात दोहराई है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजयोत्सव की तैयारी कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14 रैलियों और एक रोड शो के जरिए 115 सीटों को कवर करते हुए एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। आज के नतीजों में प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट 85% से भी अधिक रहा। इसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी का प्रभाव कहें या फिर राजद के जंगल राज को लेकर जनता की नाराजगी, जिसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री जनता को आगाह कर रहे थे, या फिर वो सरकारी योजनाएं जो सीधे जनता तक पहुंची। जनता का मूड साफ है। बिहार को अब पीछे नहीं मुड़ना है। ये चुनाव सिर्फ सीटों की संख्या का मुकाबला भर नहीं था, बल्कि जनता की नीति और भावनाओं का भी आईना था, जिसमें मोदी प्लस नीतीश मॉडल का जादू जमकर मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। गांव हो या कस्बा, शहर की गलियां हो या चौपाल, चर्चा सिर्फ स्थानीय मुद्दों की ही नहीं रही, बल्कि उस नेतृत्व की भी रही जिसे लोग भरोसे और उम्मीद का प्रतीक मान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों और रोड शो में उनके समर्थकों ने धूप, धूल, सर्द सुबह की परवाह तक नहीं की, बल्कि सिर्फ उनकी एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ रही। हर रैली में प्रधानमंत्री के सीधे आत्मीय संवाद ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें राजनीति से ज्यादा विश्वास की भावना की झलक देखी गई। उनकी प्रभावशाली भाषण शैली और योजनाओं को सरल भाषा में समझाने के तरीके ने जनता को खासा प्रभावित किया, और यही कारण रहा कि जहां-जहां उनकी जनसभाएं हुईं, वहां चुनावी हवा एनडीए के पक्ष में तेजी से बहती दिखाई दी। नतीजों से पहले ही पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान ही ये साफ कर दिया था कि इस बार के नतीजों में राजद और कांग्रेस की बुरी तरह हार होगी। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। बिहार चुनाव बताता है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव सिर्फ भाषणों या योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के मन में एक विश्वास, उम्मीद और दिशा के प्रतीक के रूप में भी स्थापित है। लोगों की भावना को आहत करने वाले छठ को लेकर विपक्ष के नेता के विवादित बयान पर भी पीएम ने जमकर लताड़ा। कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। राजनीतिक हितों से ऊपर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से जन कल्याण, मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को सर्वोपरि मानते आए हैं।
ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में एक तरफा जनाधार देकर बिहार के लोगों ने भी ये साफ कर दिया है कि लोगों में उनकी लोकप्रियता और पहुंच बेहद प्रभावशाली है, जिसने एनडीए के पक्ष में जादुई माहौल बनाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में चुनाव परिणाम में एनडीए की सुनामी देखी गई। चुनाव परिणामों में सत्ता पक्ष के दिग्गजों का जलवा दिखाई दिया, तो वहीं विपक्षी दिग्गज कोई कमाल नहीं दिखा सके। बिहार का सियासी मुकाबला जनता ने एक तरफा बना दिया और एनडीए के पक्ष में उठी लहर में विपक्षी महागठबंधन के कई दिग्गज बह गए। एनडीए के लगभग सभी दिग्गज नेता जीत गए, वहीं विपक्षी महागठबंधन के अधिकतर नेताओं की नैया डूब गई। हॉट सीटों को देखें तो तारापुर विधानसभा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत हासिल की, तो वहीं लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी सफलता मिली, तो वहीं सीवान से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे विजयी रहे। बांकीपुर विधानसभा सीट से पथ निर्माण मंत्री नीति नवीन ने शानदार जीत हासिल की। अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जीत के साथ अपना राजनीति का सफर शुरू किया। दरभंगा विधानसभा से बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने जीत दर्ज की। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने बाजी मारी, तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। यदि बात मोकामा सीट की करें तो मोकामा सीट से जदयू के 4 बार के विधायक अनंत कुमार सिंह ने इस बार भी परचम लहराया, तो वहीं सबकी निगाहों में रही राघोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की। हालांकि महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा। बेतिया से भाजपा की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जीत दर्ज की, तो वहीं कटिहार से भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी परचम लहराया। जमुई से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज एवं वर्तमान विधायक शशि सिंह, तो धमदाहा से बिहार सरकार में मंत्री लेशी सिंह ने जीत दर्ज की। झंझारपुर विधानसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। राज्य में 1951 के बाद इस बार सबसे ज्यादा 67.13% मतदान हुआ है। ये पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% अधिक है। इस बार के मतदान की खास बात ये भी रही कि इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98% थी, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 71.78% रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के राजनीतिक परिदृश्य में आज एक अहम दिन रहा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही कई राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम भी सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मिजोरम और पंजाब से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों में हुए इन उपचुनावों ने स्थानीय समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। कौन सी सीट पर किस पार्टी ने बाजी मारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल 8 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं। सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और मिजोरम की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बडगाम सीट और भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। बडगाम सीट से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने 4400 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता है। वहीं नगरोटा सीट पर भाजपा की देवयानी राणा ने 24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की जनता का आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मूल रूप से ग्राउंड पे लगे थे उनका आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के योगदान का आभार व्यक्त करती है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत दर्ज की है। रामदास सोरेन के निधन के कारण घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। मिजोरम की डंपा सीट पर हुए उपचुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट के आर लाल थंगलियाना ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वन लाल सेलोवा को 562 मतों से शिकस्त दी। वहीं ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट से बीजू जनता दल के राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हुई नुआपाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के जय ढोलकिया को बड़ी जीत हासिल हुई।
पंजाब की बात करें तो तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू 42,649 वोट पाकर विजयी रहे। उन्होंने उपचुनाव में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर को 12,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विजयी रहे। प्रमोद जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,000 से अधिक अंतर से मात दी। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने 24,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। युवा साथी बहुत ही समझदार है और उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय किया है। जीत का श्रेय जनता को है। मेरी जो अंता विधानसभा देवतुल्य जनता है उसको श्रेय। इन नतीजों ने कई राज्यों में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को नया रूप तो दिया ही है, साथ ही भविष्य में बनाई जाने वाली चुनावी रणनीतियों पर भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश में भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित आदिवासी सशक्तिकरण की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है। पहली बार हम हमारे आदिवासी एरिया में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। खुशी है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए हम देखने लिए आए हैं कैसा है, कैसा बना है देखने लिए। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा निश्चित रूप से जनजातियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, साथ ही नर्मदा जिले की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डेडियापाड़ा, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों और संस्थाओं के बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से बातचीत की और उनको पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व की नजर भारत पर है। आज के बच्चे भारत के भविष्य हैं। आज भारत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है। कहा जाता है जो स्कूल कॉलेज जो होता है वो मनुष्य बनाने का, मनुष्य जैसे मनुष्य बनाने का कारखाना होता है। ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे कमजोर नहीं, मजबूत हो। आगे जाके उनके कंधों पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसको ढो सके, आगे बढ़ा सके। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर से 1,400 से अधिक प्रतिनिधि रोटरी की सेवा और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने रोटरी के जन स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वच्छ जल, पर्यावरण संरक्षण और शांति स्थापना में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि तेजस ज्ञान और करुणा का प्रतीक है जो राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति ने रोटरी से अपने छात्र जीवन के जुड़ाव को याद करते हुए संगठन की महत्वपूर्ण पहलों जैसे पोलियो उन्मूलन और सामुदायिक सेवा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नागरिक नेतृत्व वाली पहलों का सहयोग सतत विकास की आधारशिला है। उपराष्ट्रपति ने रोटरी कार्यकर्ताओं से नवाचार, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थायित्व और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। Whether it is Swachh Bharat, Beti Bachao, Beti Padhao, or Har Ghar Jal, every national mission gains strength
from grassroots participation of Rotary's involvement in these and similar initiatives reflects the power of collaboration between the governance and the community spirit. Their enduring commitment to humanity reminds us that even small acts of service can create great waves of transformation. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोहिमा स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टूडेंट्स एडवांसिंग माइंडसेट्स इन एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हार्डवेयर यानी समर्थ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल नागालैंड में डिजिटल शिक्षा और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समर्थ जैसी पहल युवाओं को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री ने NIELIT कोहिमा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत स्टार्टअप और छात्रों द्वारा तैयार AI मॉडल, रोबोटिक्स, ड्रोन और डिजिटल हार्डवेयर की प्रदर्शनी से हुई। उन्होंने इंडिया AI लैब और साइबर फॉरेंसिक लैब का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य शिक्षा कोर के कर्मियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम में समर्थ पोर्टल और 3 नए प्रशिक्षण किट भी लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 14 और 15 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में 45 देशों के 300 प्रतिनिधियों सहित लगभग 3000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। ये शिखर सम्मेलन आंध्र प्रदेश सरकार और CII के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। I offer 3 key recommendations to expand global cooperation. 1, let's facilitate two-way investments by lowering trade barriers and creating an open, transparent environment that enables the free flow of goods, services, and capital. Second, let's strengthen technology cooperation by co-developing frontier technologies and investing in high-impact innovation. Third, let's build and sustain trust through transparent governance and predictable policy frameworks that promote long-term partnerships. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओल्सान स्थित HD Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज के अत्याधुनिक शिपयार्ड का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ओल्सान स्थित HD Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज के अत्याधुनिक शिपयार्ड का दौरा किया। 1680 एकड़ में फैला ये विशाल संयंत्र जहाज निर्माण, अपतटीय संयंत्र, इंजन और मशीनरी क्षेत्रों में कार्यरत दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मेक इन इंडिया के तहत संचालित भारत के ऊर्जा और शिपिंग क्षेत्रों की संयुक्त क्षमता कोरियाई शिपयार्ड के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी और फलदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। अगले 15 वर्षों में 20% जहाज भारत आयात और निर्यात करेगा। ये कोरियाई जहाज निर्माताओं के लिए हमारे साथ साझेदारी करने और दुनिया के लिए भारत में निर्माण का एक सुनहरा अवसर होगा। ऊर्जा निर्यात में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी होने के नाते भारत की ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, 59 कच्चे तेल, LNG, ईथेन जहाज खरीद सकती है, क्योंकि हम पहले से ही माल ढुलाई पर सालाना 5 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं। ये एक बहुत उपयोगी यात्रा रही, क्योंकि हमने कोचीन शिपयार्ड के साथ मौजूदा समझौता ज्ञापन के अलावा, जहां एक ब्लॉक निर्माण सुविधा की योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बाल दिवस के मौके पर आकाशवाणी के रंग भवन में बच्चों पर बनी फिल्म लिली की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के निदेशक विक्रम सिंह मलिक के साथ लिली फिल्म के बाल कलाकार नेहा और प्रोड्यूसर के बाबू रेड्डी भी मौजूद रहे। फिल्म के स्क्रीनिंग में आए स्कूली बच्चों ने इस फिल्म का भरपूर आनंद उठाया।
मौके पर प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि लिली फिल्म को OTT वेब्स पर दिखाकर नया एक्सपेरिमेंट किया है। बाल दिवस के अवसर पर हमारे वेव्स OTT पर एक ये नई फिल्म लॉन्च हो रही है जिसका नाम है लिली, जो बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म है। हमने आज ये एक नया प्रयोग आरंभ किया है जिसमें हम पे पर व्यू का एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कंटेंट के ऊपर में जितना वो व्यूअरशिप उसकी आएगी, उस व्यूअरशिप के आधार पे हम जो फिल्म मेकर हैं उनको उसका भुगतान करेंगे। दर्शकों से आग्रह करता हूँ वेव्स OTT डाउनलोड करें और ये आज ही हमारी जो नई फिल्म रिलीज हो रही है इसका आनंद लें। और OTT के निदेशक विक्रम मलिक ने कहा है कि प्रसार भारती के इस प्रयोग से नए निदेशकों को OTT प्लेटफॉर्म्स बेस पर अपनी फिल्म को लाने पर भरपूर फायदा मिलेगा। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पे हमारे जो वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है उसमें हमने चिल्ड्रन स्पेसिफिक एक नए थीम के ऊपर एक मूवी आज यहाँ पे ऑन बोर्ड की है जिसका नाम लिली है। अभी शुरुआत में वो केवल हिंदी में उसको ऑन बोर्ड किया गया, बट आने वाले दिनों में हम इसको 5 जो भारतीय भाषा है उसके ऊपर लेके आएंगे, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भी होगी। और इस मूवी का डायरेक्शन जो शिवम उन्होंने किया है और इसके चिल्ड्रन मूवी होने के साथ साथ ये हमारा पहला ऐसा कंटेंट है जिसको हम PPV मोड पे लेके आए हैं। और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें एक निजी प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए और 21,000 रुपए के निवेश पर 2 लाख रुपए कमाने का दावा करते हुए दिखाया गया है। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने इसे डिजिटली अलर्टेड बताया है और स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। PIB ने आम जनता से चेतावनी दी है कि इस तरह के झूठे वीडियो और निवेश झांसे से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप थाना क्षेत्र में एक लॉ छात्रा की संदिग्ध मौत से इलाके में तनाव फैल गया। प्रतापती ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक वकील के चैम्बर से प्रथम वर्ष की छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बताया गया कि छात्रा प्रैक्टिस के लिए वकील शेख मनोवर आलम के चैम्बर में गई थी। कुछ समय बाद वो मृत पाई गई। पुलिस ने मौके से एक प्रेम पत्र भी बरामद किया। छात्रा की मां ने यह आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल काकद्वीप पुलिस मामले की जांच कर रही है। काकद्वीप कोर्ट बार एसोसिएशन की चंचल पांडा ने कहा है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज से 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस व्यापार मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि ये मेला न केवल भारत बल्कि साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनकर उभरा है। जो ट्रेड फेयर, ये सिर्फ भारत नहीं मगर मैं कह सकता हूँ साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभरा है इन वर्षों में। भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है तो ये इसके ट्रेड फेयर के और 4 चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के औद्योगिक विकास की झलक दिखाई जाएगी। मेले में खान मंत्रालय का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने व्यापार मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण किया और साथ ही मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 2030 तक सफलता प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है। भारत में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक्स बनाना, एक्सप्लोरेशन करना और उसका ऑक्शन करना, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का माइनिंग करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसके द्वारा जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो और डिफेंस हो, जो अलग अलग क्रिटिकल एरियाज में जो इस मिनरल का यूज होता है इसको उपयोग करने के लिए माइनिंग मिनिस्ट्री बहुत बड़ा एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़ रही है। 2030 तक हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल का सक्सेस स्टोरीज भारत के
सरकार के द्वारा हम भारत अभी हम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज से 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है। इस बार खान मंत्रालय का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने एक बात की खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव फरीदा एम नाइक से। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खान मंत्रालय का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इसकी, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव फरीदा एम नाइक। क्या कहेंगे, क्या खास है इस बार? आप सब जानते ही हैं कि क्रिटिकल मिनरल पे काफ़ी जोर है। आरी मेटल्स के लिए हम सारे ही है, प्रधानमंत्री भी काफ़ी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो खान मंत्रालय इस सिलसिले में क्या कर रहा है इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप एक पूरा जोन हमने जो है वो उसके लिए समर्पित किया है और हमारे डिफरेंट स्टॉल्स भी जिस पे काम कर रहे हैं वो भी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से खान मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करने में आगे है। तो ये है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जनरल पब्लिक आती है तो पूरा खान मंत्रालय का पवेलियन हर साल जो है वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको जोड़ने के लिए काम करता है। इस साल भी हमने अपने VR जोन्स के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की है कि अंडरग्राउंड में माइनिंग कैसे होती है। इस बार हमने अंडर वाटर माइनिंग के बारे में भी एक VR गेम रखा है जो मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। एक स्कूटर भी देखने को मिल रहा है और लोग बहुत कुछ देखेंगे इस बार। हाँ, ये स्कूटर जो है ये हिंदुस्तान जिंक वालों ने लगाया है ये बताने के लिए कि गैल्वेनाइजेशन से को अगर हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करें और गैल्वेनाइजेशन यूज़ ना करें तो दोनों में कितना फ़र्क पड़ता है, कैसे गैल्वेनाइजेशन जंग को जो है वो दूर करता है। हिंडाल्को ने भी अपने जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है तो उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया है कि ब्रह्मोस में इस्तेमाल हुआ है, चंद्रयान में इस्तेमाल हुआ है, आपका वंदे भारत ट्रेन में जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली होता यह है कि हम आम जिंदगी में भूल जाते हैं कि मेटल का कितना रोल है। आपके टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ में, आप बस में जाते हैं उसमें एल्यूमिनियम है। अगर माइनिंग ना हो तो आपका देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। खान मंत्रालय में आप आ रहे हैं तो ये तमाम स्टॉल देखना ना भूलें क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी इस स्टॉल पर मिल जाएगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय मेले में राज्य के औद्योगिक विकास की झलक भी दिखाई जाएगी। मेले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय के पवेलियन को विजिट करने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर का धन्यवाद भी किया। श्रेष्ठ भारत की भी नींव एक स्वस्थ भारत है, इसलिए मैं सभी जो विजिटर्स हैं हमारे ट्रेड फेयर के उनको इनवाइट करती हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय का पवेलियन है उससे विज़िट करें। यहाँ पे जो जानकारी और जो सुविधाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाएं और उन सब की मदद से हम पूरे देश को स्वस्थ करना चाहेंगे। मैं अपने जितने राज्य हैं, जितनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी रिलेंटलेस मेहनत से उन्होंने जो निरंतर कार्य किया है उस वजह से हम जितने मिसिंग केसेस हैं टीबी के उनको ढूंढने की मुहिम में काफ़ी सफल रहे हैं और इससे हम अपने भारत को उनको सही टाइम पे स्क्रीनिंग करके दवाई दिला के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिलाकर उनको टीबी मुक्त करेंगे और इनके साथ साथ भारत को भी टीबी मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन किया। 27 नवंबर तक चलने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू हो गया है और दिल्ली पवेलियन इस वर्ष भी नवाचार, महिला शक्ति और स्थानीय उद्यमिता की चमक को बखूबी प्रदर्शित कर रहा है। इस व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के भारत का शेयर बाजार पवेलियन का उद्घाटन सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने किया। इस मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ पवेलियन का भी विधिवत उद्घाटन हुआ। कि ये हमारा एक मैं कहूँगा छोटा सा प्रयास है इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए।
और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और एक साथ वो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकें और सीख भी सकें और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जैसे सर्वे ने बोला कि हमारे 63% लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कुछ मार्केट के बारे में उनको कुछ पता है, लेकिन सिर्फ 9.5% हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट्स है। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे लोग जो आने वाले हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो आएँ और जागरूक भी हों, उनको ये भी जानें कि कैसे निवेश करना है और झांसे में भी ना आएँ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। अक्टूबर माह में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। देश में थोक मुद्रास्फीति दर यानी थोक महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर 1.21% हो गई है, जो कि सितंबर में 0.13% थी। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। अक्टूबर में थोक महंगाई दर के नकारात्मक रहने की वजह खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल ऑयल और अन्य कीमतों में कमी आना है। बीते महीने खाद्य उत्पादों में थोक महंगाई दर 5.04% रही, जो कि दिसंबर में 1.99% थी। यह दिखाता है कि थोक उत्पादों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले घटी हैं। दूसरी तरफ ईंधन और ऊर्जा में थोक महंगाई दर अक्टूबर में 1.12% रही है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों में थोक महंगाई दर अक्टूबर में 0.07% रही। 22 श्रेणियों में से 7 में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिनमें केमिकल, बेसिक मेटल और मोटर वाहन शामिल है। इससे पहले बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44% थी। ये मौजूदा CPI सीरीज में दर्ज की गई अब तक की सबसे कम महंगाई दर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में 0.25% रही, जबकि सितंबर माह में ये 1.07% थी। वहीं शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.83% थी। खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 5.02% रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई हैं। यह आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि महंगाई दर में कमी आने से उपभोक्ताओं के पास अधिक बचत का अवसर मिलेगा और ये देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। पाकिस्तान स्थित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अंतर्राज्यीय हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मास्टरमाइंड विशाल पचार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जयपुर स्थित NIA की विशेष अदालत में दाखिल इस आरोप पत्र में UAPA शस्त्र अधिनियम, NDPS अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच में पाया गया है कि विशाल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय तस्करी गिरोह का हिस्सा था, जो अवैध हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थों की खरीद, परिवहन और आपूर्ति में शामिल था। NIA के अनुसार पाकिस्तान में मौजूद सहयोगी उच्च क्षमता वाले ड्रोन के जरिए सीमा पर हथियार और हेरोइन गिराते थे, जिन्हें गिरोह के सदस्य भारत की ओर से उठा लेते थे। आरोपी इनक्रिप्टेड संचार और सीमा पार कुरियर के जरिए अपने नेटवर्क को संचालित करते थे। जांच में हथियार व नशीले पदार्थ तस्करों के बीच गठजोड़ और युवाओं को नशे का आदी बनाकर उनका शोषण करने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक लोकेश राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद है। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 159 रन पर ही ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई। बुमराह ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा और इसके साथ ही विकेट गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अफ्रीकी टीम 55 ओवर में 159 रन बनाकर ढेर हो गई। टीम के लिए एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। बुमराह ने टेस्ट करियर में 16वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट।
भारत ने ढाका में आयोजित एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। साथ ही टीम स्पर्धा में भी एक स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत ने पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया की नाम सुयोन को फाइनल में 7-3 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए महिला रिकवर स्पर्धा का स्वर्ण पदक। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि में धीरज बोमदेवरा ने रिकवर पुरुषों के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने अपने ही देश के राहुल को 6-2 से हराया। धीरज एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष आर्चर बन गए हैं। राहुल ने रजत पदक जीता। वहीं भारत की पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में यशदीप भागो, अतानु दास और राहुल ने कोरिया को हराकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप के पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत ने 18 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वहीं भारत ने संगीता की बदौलत महिला रिकर्व का कांस्य पदक भी हासिल किया, जिसमें इस तीरंदाज ने हमवतन और अनुभवी 5 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी को शूट ऑफ में 6-5 से शिकस्त दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।